आज हम देखेंगे कि डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में तीन समस्याएं देखी जाती है। डब्ल्यूपीआई जो हमने पढ़ा था, थोक मूल्य के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, उसमें तीन समस्याएं देखी जाती है। इसलिए 2014 के बाद इसको छोड़ दिया गया। अब हम सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो हमने क्यों छोड़ा? इसमें तीन समस्याओं के कारण छोड़ा। तो ये समस्याएं कौन कौन सी है ये देखते हैं। डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है, जबकि एक उपभोक्ता खुदरा स्तर पर इसका उपयोग करता है। हम इसमें होलसेल के आधार पर बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक उपभोक्ता इसका उपयोग खुदरा स्तर पर करता है। खुदरा स्तर पर चीज़ें खरीदता है, मार्केट से अलग अलग सामान खरीदता है। तो ये समस्या देखने को मिली। दूसरी समस्या ये देखने को मिली कि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं सम्मिलित नहीं है, और सेवाएं सम्मिलित नहीं होने के कारण मुद्रास्फीति की एक भाग की गणना ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सेवाओं के सम्मिलित नहीं करने से मैनेजर का वेतन का हिसाब नहीं पता चल पाएगा। जो सीईओ है उनके हिसाब पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो भी सेवा दे रहे हैं कंपनी को। वो भी, उनका भी पैसा मुद्रास्फीति में ऐड करना जरूरी हो जाता है। तो डब्ल्यूपीआई के बास्केट में सेवाएं सम्मिलित नहीं थी, और सेवाएं के सम्मिलित नहीं होने के कारण समस्या पैदा होने लगी थी मुद्रास्फीति की गणना में। और सेवाएं भी हमारे उपभोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं दिखा सकती। इस समस्या को कारण छोड़ दिया गया। पहली समस्या, खुदरा के बाजार के स्तर पर उपभोग करता है, लेकिन हम थोक स्तर पर मानते हैं। दूसरी समस्या, सेवाएं सम्मिलित नहीं है। तीसरी समस्या देखते हैं। इसमें तीसरी समस्या आई कि डब्ल्यूपीआई के बास्केट में सर्वाधिक भार विनिर्मित वस्तुओं का है। जैसे कि फ्रिज आपने एक बार खरीद लिया, तो अब जब तक खराब नहीं होगा आप नहीं खरीदेंगे। उसे 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे, 20 साल तक इस्तेमाल करेंगे, जब तक चलेगा। तो डब्ल्यूपीआई में सर्वाधिक भार जो 564 है, सर्वाधिक भार विनिर्मित वस्तुओं का है, जबकि विनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग दैनिक जीवन में अधिक नहीं होता है। उसका इस्तेमाल होता है, खरीद बिक्री नहीं होती है। भार के सर्वाधिक होने वाले परिवर्तन का प्रभाव डब्ल्यूपीआई का सर्वाधिक होता है, और इसका प्रभाव डब्ल्यूपीआई पर सर्वाधिक होता है। अतः उर्जित पटेल समिति ने सुझाव दिया कि 2014 के शुरुआती में के 12 महीने, शुरुआती के 12 महीने में आपको ये करने चाहिए कि मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतियां, उर्जित पटेल समिति का सुझाव यह था कि 2014 के शुरुआत में 12 महीनों में मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 10% से कम कर 8% तक लाया जाए। उसके बाद 12 महीनों में इसे 8 से 6% तक लाया जाए, एवं इसके बाद 12 महीनों में इसे 4% तक लाया जाए, और इस 4% पर ±2% का परिसीमन तय किया जाए, एवं नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि मुद्रास्फीति 2% से नीचे न जाए एवं 6% से ऊपर न जाए। 2014 के शुरुआत वर्ष में कहा गया, क्या कहा गया कि अगले 12 महीने में मुद्रास्फीति को 10% से 8% की बात की गई। फिर अगले 12 महीने में कहेगी कि 8% से 6% लाई जाए। फिर 6% से फिर 12 महीने में कहेगी
4% तक लाई जाए, और इस 4% प्लस माइनस यहाँ कर दिया गया कि 4% में प्लस हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या 2, इसके बीच मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश थी। नोट वर्तमान में WPI की गणना जो होती है उसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर के हिस्सों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो WPI की गणना होती है उसमें अप्रत्यक्ष कर के हिस्सों को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये बात आप याद रखिएगा। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको हम देखते हैं। मुद्रास्फीति की गणना के 2 तरीके मैंने बताए थे। पहला बताया था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा बता रहा हूँ अब CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं तथा कुछ प्रमुख सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। इसमें वस्तु और सेवाओं में होने वाले परिवर्तन को मापा जाएगा। अब सेवाएं भी इसमें शामिल होने लगी है। वस्तुओं तथा कुछ प्रमुख सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को खुदरा स्तर के बाजार पर मापा जाएगा। क्योंकि खुदरा स्तर पर मूल्यों में अत्यधिक असमानता देखी जा सकती है, मूल्य में अत्यधिक असमानता देखी जा सकती है। दिल्ली में कुछ और भाव होगा, बिहार में कुछ और भाव होगा, हिमाचल प्रदेश में और भाव होगा, असमानता देखी जा सकती है खुदरा मूल्य के आधार पर। और इसकी गणना के लिए आंकड़े एकत्रित करना कठिन भी कार्य है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मूल्य होगा, तो उनका अलग अलग गणना करना पड़ेगा। तो अलग अलग गणना करने के कारण उनका औसत उठाकर ले लिया जाएगा। तो ये समस्या आती है अधिक CPI में। अतः CPI को 2014 से पहले ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि गणना करने में समस्या थी। प्रारंभ में CPI के अंतर्गत 4 सूचकांक प्रकाशित होते थे। अब CPI में प्रकाशित होने वाले 4 सूचकांक हैं जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी। पहला ये है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। इन 4 सूचकांकों में से प्रथम 3 सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम जो CPI IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर, उस श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जो कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जबकि चौथे सूचकांक तीन उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं। चौथा सूचकांक जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करती है। यह CSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSP के अंतर्गत कार्यरत है। इन 4 सूचकांकों में से अब मात्र पहला सूचकांक अर्थात CPI IW ही जारी किया जाता है। अन्य 3 के स्थान पर नए सूचकांक जारी किए जाते हैं। नए सूचकांक जारी किया जाता है। ये 3 सूचकांक निम्नलिखित है। तो पहला तो रहने दिया गया, पहला तो जारी ही किया जाता है। पहला तो जारी ही किया जाता है, तो ये तो ठीक है। अब अन्य 3 थे, 1 2 3 4, 2
2, 3, 4, इन तीनों को एक नए सूचकांक के रूप में वर्णित किया गया। वो थे सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइन। इन तीनों को उन तीनों को इसमें वर्गीकृत किया गया। इसको देखते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू की गणना के लिए आधार वर्ष, जो आईडब्ल्यू है पहला, उसमें क्या पहला सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, इनका आधार वर्ष 2013-14 रखा गया, 2013-14 रखा गया। एवं इसी के आंकड़ों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तय होता है। इसकी गणना के लिए आंकड़े 78, 78 औद्योगिक क्षेत्रों से एकत्रित किए जाते हैं। सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइन की गणना सीएसओ करती है एवं इसकी गणना के लिए भी एक बास्केट का प्रयोग होता है। तीनों की गणना के लिए बास्केट का प्रयोग है, लेकिन इसके लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो 11-12 है। इन तीनों का गणना के लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो 11-12 है। सीपीआई अर्बन और सी के लिए आंकड़े, सीपीआई जो अर्बन है, अर्बन मतलब शहरी, आंकड़े 310 शहरों से लिए जाते हैं। और सीपीआई रूरल के लिए आंकड़े 183 शहरों गांवों से लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स है। जबकि सीपीआई कंबाइन के लिए इन दोनों का औसत लिया जाता है, इन दोनों का औसत लिया जाता है। सीपीआई के लिए बास्केट का प्रयोग होता है। जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसे 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं इसको आपको याद रखना होगा। तो खाद्य एवं पेय पदार्थ, पान एवं सुपारी एवं तंबाकू, आवास, वेडिंग वस्त्र, जूते, ईंधन एवं ऊर्जा, अन्य में क्या आएंगे, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि। अब ये इन बास्केट में सर्वाधिक भार, ये प्रश्न पूछा जाता है, इन बास्केट में सर्वाधिक भार खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ का होता है। किस बास्केट में? सीपीआई के बास्केट में सर्वाधिक भार किसका है? खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ का। थैंक यू।